हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट प्लस टीचिंग एग्जाम। आज हम फिर से देखेंगे 50 क्वेश्चंस को जो कि आपकी यूजी फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग है। कनेक्ट हो जाइए फटाफट, हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड टाइम में हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए, शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिख रहा है, हम लोग पिछली बार कर चुके थे, तो 31 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। एजर्शन एंड रीजन के कुछ क्वेश्चन होंगे जिसको कि हम अभिकथन या तथ्य और उसके कारण से जानते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, एजर्शन और की बात करते हैं। क्या है एजर्शन? ये अभिकथन दिया गया है, ये रीजन है। अभिकथन यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन गैस होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं या इन्हें कहा जाता है। और अच्छा जी, 31 का ए आंसर किया आपने। चलिए ठीक है, आप कनेक्ट होते रहिए और आंसर करते रहिए, खुद को इवेलुएट करते रहिए। मैं आपके आंसर्स नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आप खुद को देखिए और इवेलुएट करिए, ठीक है। तो इसका रीजन दिया गया है, दीज वी रेडिएट हीट रेडिएशन एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा एजर्शन और रीजन। जैसे कि एक बार बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एजर्शन रीजन अगर बच्चे कनेक्टेड हैं तो एक बार मैं ये बताना चाहूंगी, जब भी एजर्शन रीजन की बात आती है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या एजर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं। अगर दोनों ही सही होते हैं, मीनिंग दोनों ही ट्रू होते हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि जो एजर्शन हमें दिया गया है उसका दिया जाने वाला जो रीजन है वो सही है या नहीं है। लेकिन अगर एजर्शन और रीजन में से कोई भी एक फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, तो हम वहीं रुक जाते हैं और हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, या फिर ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। जब अगर कोई एक फॉल्स हो जाता है तो हमारा आंसर वहीं पर आ जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, बेसिकली क्या होता है कि हम देख लें कि स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है एजर्शन और रीजन दोनों में से ट्रू एंड फॉल्स कुछ है कि नहीं है। फॉल्स होगा तो हमारा आंसर वहीं पे आ जाएगा, ट्रू होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि जो रीजन दिया गया है वो कितना सही है या नहीं, ठीक है। उसके आधार पर आंसर देखें। तो इस तरीके से जो इसका सही आंसर है वो है आपका पहला वाला कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से आपका ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। फिर इसमें एजर्शन और रीजन है। क्या लिखा है एजर्शन और क्या लिखा है रीजन? कि एजर्शन लिखा है, जैसे मैंने कहा है, ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिए सबसे पहले, दोनों ट्रू हैं कि नहीं, दोनों फॉल्स हैं कि नहीं, या ट्रू एंड फॉल्स कौन सा है। नॉइज इज कॉल्ड अ स्लो किलर। रीजन दिया है, द क्रैकर इंक्रीजेस द नॉइज लेवल टू 80 to 100 dB, ठीक है। अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। शोर को धीमा हत्यारा कहा जाता है, पटाखे शोर के 80 से 100 dB तक बढ़ा देते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? हाँ जी, बिकॉज लगा के ही किया जाता है। मीनिंग ये कि अगर मान लीजिए ये दोनों, कोई एक ट्रू आ जाता है एक फॉल्स आता है, तो फॉल्स तक तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर दोनों ही ट्रू आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बिकॉज, ठीक है। अब देखिए बिकॉज ये बात सही हो रही है कि नहीं हो रही है, जो रीजन दिया गया है उसके आधार पर हमारा फिर आंसर हो जाता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो ए और बी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 32 का। 32 का सही आंसर है। पर आंसर देखते रहिए, चेक करते रहिएगा। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, एजर्शन और रीजन अगेन। प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप, ठीक है। प्रेजेंटली द ग्लोबल एटमॉस्फेयर इज वार्मिंग अप, ये एजर्शन है और ये रीजन है। द डिप्लेशन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ। क्या सही है इन दोनों? यही बात है, देखनी है दोनों ट्रू हैं फॉल्स हैं क्या है, उसके आधार पर हमें आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 की बात हम कर रहे हैं कि वर्तमान में वैश्विक जो वायुमंडल है वो गर्म हो रहा है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? समतापीय मंडल ओजोन परत के क्षय के परिणाम स्वरूप पृथ्वी तक पहुंचने वाली में वृद्धि हो गई है। तो देखा जाए तो दोनों बातें सही है, ठीक है। और इसका जो रीजन है, मीनिंग ए एंड आर आर
both are true but R is not the correct explanation of A, तो जो आपका B ऑप्शन हो जाएगा ये सही। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, assertion reason again the internet is one of the popular service offered on the world wide web, www जिसे कहते हैं, उसका रीजन हमें क्या दिया गया है, the www is the universe of network accessible information। क्या सही है दोनों में, देख लेते हैं, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक कोई भी दोनों में से एक फॉल्स आ जाता है तो हमारा आंसर वहीं पर आ जाता है। अदरवाइज ट्रू आएगा तो हम बिकॉज लगा के रीजन को देखेंगे कि कथन जो हमें दिया गया है उसका कारण यह है या नहीं, ठीक है, या सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, अगर हम 34 की बात करते हैं तो 34 में जो पहला वाला है असर्शन ही गलत है और रीजन इसका सही है, मीनिंग आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ऑप्शन जो देखिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 35, व्हाट इज द स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑन अ यूजर्स हार्ड ड्राइव व्हेन ही विजिट्स सर्टेन वेबसाइट। मतलब ये है कि वह छोटी टेक्स्ट फाइल क्या है जिसे वेब सर्वर उपयोगकर्ता की हार्ड ड्राइव पर तब तक संग्रहित करता है जब तक वह कुछ वेबसाइट देखता है, या फिर यूं कहें कि व्हाट इज द स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट अ वेब सर्वर स्टोर्स ऑन अ यूजर्स हार्ड ड्राइव व्हेन ही विजिट्स सर्टेन वेबसाइट। तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है सही आंसर 35 के लिए कुकी, तो कुकी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विच टर्म इज यूज्ड फॉर अनसोलिसिटेटेड कॉमर्शियल ईमेल। मतलब एक अवांछनीय जो ईमेल आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड मेल आ जाते हैं हमारे पास, उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, या अवांछित वाणिज्यिक ईमेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जंक का, स्पैम का, र्यूमर का, या हाइपर टेक्स्ट का। तो कहते हैं ना, जनरली हम लोग देखते हैं तो बेसिकली स्पैम इस टर्म को कहा जाता है, या इस तो ये बात होती है जैसे कि कोई अवांछनीय या अनवांटेड सा मेल हमारे पास आता है तो उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 देखिए, an output device that uses words or messages recorded on a magnetic medium to give audio responses is called, क्या कहलाता है, तो जो सही आंसर होगा 37 के लिए वो होगा मैग्नेटिक टेप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, OCR स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सही जो बात है या सही है दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखा है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज व्हिच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। ठीक है, मतलब निम्नलिखित कथनों की सूची में निम्नलिखित कुछ बातें दी गई हैं, उनका चयन करें जो शिक्षण की विशेषताओं को और बुनियादी आवश्यकताओं को इंगित करते हैं, शिक्षण की विशेषताओं को बताते हैं या उनकी बेसिक बातों को बताते हैं। तो क्या सही हो जाएगा इसके, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग मस्ट इन्वॉल्व सम फीडबैक टीचिंग
organizing and supervising. Teaching implies making others learn. Teaching requires convincing other, and teaching can take place without formal communication. तो क्या नहीं होगा, जो नहीं होगा वो है आपका दूसरा, ठीक है। टीचिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड सुपरवाइजिंग, एंड टीचिंग रिक्वायर्स कन्विंसिंग अदर। दो बातें नहीं होंगी, उसके अलावा जितनी भी बातें हैं बेसिक बातें। अब्दुल, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। तो दो नहीं होगा, दूसरा और चौथा नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं वो होंगे। तो सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। पहला, तीसरा, पांचवा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वैसा ही है। इफेक्टिव टीचिंग emphasizes the ability to develop, सॉरी क्वेश्चन तो ये है, तो मैं ये है क्वेश्चन 40 है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। टीचिंग इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन। Effective teaching emphasizes the ability to develop relationship with one's student. An effective teacher should be good seller of ideas. Effective teaching is always formal in nature, and effective teachers are more successful in helping students learn more. तो यहाँ पर दो बातें हैं जो कि सही नहीं लग रही हैं। पहला, दूसरा और पांचवा सही है। पहला, दूसरा और पांचवा सही होगा। पहला, दूसरा और पांचवा सही है। An effective teacher should be a good seller of ideas, and effective teaching is always formal in nature. Informal भी होती है। तो सही आंसर फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ होगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ जो डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि a researcher divides his population into some groups and fix the number of samples from each group. क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41, a researcher divides his population into some groups and fixes the number of samples from each group. ठीक है, what is type of sampling called? इस प्रकार से जो सैम्पलिंग होती है वो क्या कहलाती है? हम बात कर रहे हैं 41 की। ठीक है, मतलब एक शोधकर्ता क्या करता है, अपनी संपूर्ण जनसंख्या को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से नमूनों की संख्या तय करता है। इस प्रकार के नमूने को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है, क्वार्टर सैंपलिंग है, क्लस्टर सैंपलिंग या सभी? चलिए जी, हेलो प्रेरणा, गुड इवनिंग। आंसर करते रहिए, हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने को खुद ही इवैल्यूएट करिए कहाँ पे सही कहाँ पे गलत है। तो जो सही आंसर होगा दैट विल बी क्वार्टर सैंपलिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन मेथड? ऑनलाइन टीचिंग मेथड के रेफरेंस में कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड? क्या है? द टीचर डज नॉट हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, लर्नर्स हैव अ ग्रेट रोल इन द प्रोसेस एंड डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज वर्बल, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन, इट इज रिजिड इन नेचर। तो क्या सही हो जाएगा किसके कॉन्टेक्स्ट में? ऑनलाइन टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला तो यही हो गया कि लर्नर हैव अ ग्रेट रोल इन दी एजुकेशनल प्रोसेस, जो आपका दूसरा वाला है। दूसरा और ख्याल में दूसरा और चौथा देखिए, दूसरा और चौथा सही होगा। चौथा है आपका देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। ठीक, उसके अलावा जो भी ऑप्शन है, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो सही। देखते रहिए आंसर्स को और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 43, क्या कह रहा है? टोटल हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिवली क्वेश्चंस को देखिए क्या है। 43 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर एट अ बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? मतलब अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा होगा? एबिलिटी टू एडजस्ट पर्सनली and to the class, positive attitude and outlook towards life, verbal fluency and organizational planning and competence and behavioral skill। तो कोई भी टीचर यदि अपने की शुरुआत करता है, किसको लेकर के? प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन की शुरुआत करता है, तो उसमें अपनी स्थिरता या अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इट विल बी पॉजिटिव एटीट्यूड, आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ। ठीक है, तो मतलब जीवन के प्रति एक सकारात्मक अभिवृद्धि तथा उसका दृष्टिकोण। 43 हो। देखिए क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्या है 44? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज की बात हो रही है या किशोरावस्था की बात हो रही है। कहीं ना कहीं उन परिवर्तनों को पूछा जा रहा है जो कि इस अवस्था को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ इमोशन ड्यूरिंग द एडोलेसेंट स्टेज? It is the stage of conscience formation. It is the unstoppable stage of thinking and acting. Genetic variation in environmental factors is called a model of differential stability. This is a presence of libido or the result are worse for girls and boys. क्या सही हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किशोरावस्था को लेकर के, ठीक है। तो किशोरावस्था के चरण के दौरान जो भावात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब इमोशनल समय को मिलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 44। तो देखा जाए तो ये सारे ही परिवर्तन जो बच्चों में आते हैं या देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये सारे ही परिवर्तन हमें किशोरावस्था के दौरान बच्चों में जो भावात्मक परिवर्तन होते हैं ये उनसे संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। मीनिंग ये सारे ही आंसर इसके सही हो जाएंगे, ऑप्शंस जो, तो सही होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन 45 है। विच टर्म इज यूज्ड फॉर वायरलेस डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस लोकेटेड एज शॉर्ट डिस्टेंस? कम डिस्टेंस पर अगर बात करें या कम दूरी पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, फटाफट इसका आंसर आपको करना है। क्या आंसर सही हो जाएगा? बताइए। हाँ जी, ब्लूटूथ सही होगा, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। क्या लिखा है कि कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार के डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं दोनों स्टेटमेंट? स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 46। क्या है? एग्रेसिव चिल्ड्रन कैन इजीली जज द intention of others, and statement 2 है different individuals may have different attitude। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत हैं, या एक ट्रू एंड फॉल्स। क्या सही हो जाएगा? बताइए क्या सही होगा? तो एग्रेसिव चिल्ड्रन कैन इजीली जज द इंटेंशन ऑफ अदर, तो डेफिनेटली ये फॉल्स है, और दूसरा वाला क्या है? ट्रू है। इट मीन्स जो क्या हो जाएगा सही बात यहाँ पर कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट, ठीक है। तो फोर्थ आंसर आपका सही होगा, या जो फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही ऑप्शन देखिए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एसे टाइप इवैल्यूएशन इज नॉट रिलायबल बिकॉज, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। एसे टाइप इवैल्यूएशन इज नॉट रिलायबल बिकॉज, क्यों नहीं रिलायबल होते हैं? स्टूडेंट ऑलवेज गिव डिफरेंट आंसर, देयर रिजल्ट्स वेरी, their testing may be affected by the mood of examiner and their answer styles vary। क्या हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 47 की। निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं ऐसे टाइप इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा? क्या सही होगा? क्या सही होगा? आंसर सी हो जाएगा कि देयर टेस्टिंग में बी इफेक्टेड बाय द मूड ऑफ द एग्जामिनर। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होता तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, एक आंसर आ रहा है, तो इसमें कोई भी हम मूड की बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर हम ऐसे टाइप की बात करें तो एग्जामिनर वेरी करता है, एग्जामिनर के मूड पर भी प्लस उसकी अपनी सोच पर भी, तो बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48? देखिए कि द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड 48 एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ स्लीप deprivation on memory। the dependent variable in this experiment is, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, या हम कहें आश्रित चर की बात करें, ठीक है। नींद की कमी का स्मृति पर प्रभाव जानने के लिए एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में आश्रित चर कौन सा हो जाएगा? बातें कम करनी है, क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, फटाफट हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आवर्स
अ लर्नर रिमेन्स विदाउट स्लीप, मेमोरीज 4 है, नंबर ऑफ लर्नर्स। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिमाइंड विदाउट स्लीप है, कोरिलेशन बिटवीन आवर्स ऑफ स्लीप एंड फटीग। तो क्या सही हो जाएगा? हम यहाँ पर देखा जा रहा है कि नींद का जो इफेक्ट पड़ता है बेसिकली किस आश्रित चर पर हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका मेमोरी स्कोर। मतलब स्मृति कहीं ना कहीं आश्रित चर है नींद के ऊपर, ठीक है। नींद आपका क्या है? एक स्वतंत्र चर है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मेमोरी स्कोर जो है यहाँ पर इफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49? देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि रिसर्च डिजाइन इज पर्टिकुलरली कंसीडर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च डिजाइन की बात हो रही जिसको कि हम अनुसंधान डिजाइन कहते हैं। पर्टिकुलरली कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन रिसर्च? सैंपल सिलेक्शन है, प्लानिंग है, चूजिंग और डेटा कलेक्शन है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, चूजिंग द एरिया ऑफ इंक्वायरी है। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर है 49। अपने आंसर्स को खुद ही इवेलुएट करते रहिए, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, लास्ट में मुझे बताइए कितने आपने सही किए। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, रिसर्च डिजाइन की बात करें, तो ये दोनों बातें नहीं होंगी और कौन सी चीजें होंगी? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी जिसका भी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50? 50 कह रहा है which of the following is the main advantage of clearly stating the hypothesis। हाइपोथेसिस जो हम फ्रेम करते हैं, अगर हम रिसर्च की बात करें, ठीक है, which of the following is the main advantage of clearly stating the hypothesis। निम्नलिखित में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा होता है? अगर हम सही प्रकार से उपकल्पना बनाते हैं तो इसका सही लाभ किस प्रकार से मिलता है? इट फोर्सेस द रिसर्च especially about the possible consequences of the study। भी है, it simplifies the study, it clarifies definitions and it reduces research biases। क्या सही हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, उपकल्पना को लेकर के बात कर रहे हैं, क्या सही होगा? सही जो होगा वो यह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन ए कि यह शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है और इट फोर्सेस द रिसर्चर्स टू थिंक सीरियसली एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टडी, क्योंकि पूरा रिसर्च कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस पर बेस्ड होता है। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द पूरा रिसर्च कहीं रहा होता है। ये थे आपके इधर हमने कवर किए 20 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन अभी और देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आंसर करिएगा जो भी बच्चे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्रिंटर मेजर्ड। ठीक है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्रिंटर मेजर्ड? कैसे मेजर किया जाता है किसी भी प्रिंट की? अगर हम बात करें उसका जो आउटपुट होता है उसकी गुणवत्ता को कैसे मापा जाता है? डॉट पर इंच है, डॉट पर स्क्वायर इंच है, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम है, या ये सभी जितने भी उपरोक्त लिखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे अब 1 के साथ आंसर करिएगा। वैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका है, हमने 50 किए थे, 51 है। ठीक, तो 51 ना लिख के आप 1 लिखेंगे तो बेसिकली जो सही आंसर होगा इट विल बी डॉट पर इंच। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, एजर्शन एंड रीजन अगेन दिए हुए हैं। एजर्शन पर आ रही हूँ और रीजन पर आ रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, जब भी एजर्शन और रीजन दिया गया हो या फिर अभिकथन और रीजन दिया गया हो तो सबसे पहले हम दोनों में से देख लेते हैं कि ट्रू कौन सा है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। अगर एक फॉल्स होता है तो डेफिनेटली हमारा एक ऑप्शन कोई ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो हम ये देखते हैं क्या इनके बीच में कोई रिलेशन ऐसा बन रहा है, बिकॉज या क्योंकि लगा करके देखते हैं कि जो दिया गया है इसका ये कारण है कि नहीं है। तो एजर्शन क्या दे रहा है, ओल्डर प्री स्कूल चिल्ड्रन हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज टू गेट अलोंग विथ देयर क्लासमेट्स देन यंगर चिल्ड्रन। रीजन क्या दिया है, ओल्डर प्री स्कूल चिल्ड्रन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। क्या सही होगा? अभिकथन देखिए, अब देख लीजिए दोनों बातें पहले अपनी जगहों पर सही है कि नहीं, क्या इसमें से कोई एक फॉल्स तो नहीं है? अगर फॉल्स है तो आंसर यही खत्म हो जाता है, अगर ट्रू है तो आंसर
को ढूंढने के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्या है ये क्वेश्चन नंबर, मैंने हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्चुअली। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? आंसर इसका होगा आपका बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो बी ऑप्शन देखिएगा, जिसका भी होगा वो सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रिसर्च इज नॉट कंसीडर्ड इथिकल इफ, किसी भी अनुसंधान को हम नैतिक नहीं कह सकते हैं। कब नैतिक नहीं कहा जा सकता है? रिसर्च इज नॉट कंसीडर्ड इथिकल इफ, या अनुसंधान को नैतिक नहीं माना जा सकता है किन परिस्थितियों में? इट ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट डज नॉट इंश्योर confidentiality and anonymity of the respondent, or it does not examine the data scientifically, or it is not of very high standard। तो क्या हो जाएगा? नैतिकता की अगर हम बात कर रहे हैं तो कब हम कहेंगे कि जो भी अनुसंधान है वो नैतिक नहीं है, या रिसर्च एथिक्स की यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया है। तो क्या सही हो जाएगा? सही जो आंसर होगा, इट डज नॉट इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब जो भी प्रतिभागी है वो उसके जो भी उसने डेटा दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, गोपनीयता नहीं रखता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि रिसर्च जो है वो रिसर्च एथिक्स की वहां पर कमी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज अ कोरिलेशन स्टडी डिटरमाइन, एक सह संबंधी अध्ययन क्या निर्धारित करता है? व्हाट डज अ कोरिलेशनल स्टडी डिटरमाइन, relationship between independent and dependent variables, effect of observer on participant, or cause and effect relationship, or relationship between two events, या दो घटनाओं के बीच में, या कहेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम? सह संबंध की बात कर रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका? स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, प्रतिभागी और पर्यवेक्षक का प्रभाव देखते हैं, कारण और प्रभाव का संबंध देखते हैं, दो घटनाओं के बीच का संबंध देख रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 4। तो सही आंसर हो जाएगा, जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं इन रिसर्च, तो वहां पर हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच में किस तरीके का संबंध है उससे यहाँ पर बात रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिसर्च इज ऑलवेज कंडक्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट, रिसर्च जो भी कंडक्ट किया जाता है या शुरू किया जाता है या किया जाता है किसी भी रिसर्चर के द्वारा, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात करता है या किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है? टू वेरीफाई ओल्ड नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, टू फिल दी गैप इन नॉलेज, और या उपरोक्त जो भी लिखे हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या इन सभी के लिए? चलिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? 5 का आंसर हो जाएगा ये सभी, उपरोक्त सभी के लिए बेसिकली रिसर्च किया जाता है। वेरीफाई ओल्ड नॉलेज जो ऑलरेडी हो चुका है, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, और जो भी बीच में गैप रह गया उसको फुलफिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच बेस्ड ऑन द assumption that social event can be explained in terms of cause and effect। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं का कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? तो इस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को, इस बात को हम क्या कह सकते हैं? पॉजिटिविज्म कहेंगे, इंटरप्रेटिविज्म कहेंगे, क्वालिटेटिव कहेंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो इसको बेसिकली इस टर्म के लिए हम, इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट विल बी पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? Which of the following is referred to by the term chronemics for the interpretation of its? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपका संप्रेषण कम्युनिकेशन से लिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को उसके संदेशों की व्याख्या के लिए क्रोनेमिक्स शब्द से संबोधित किया जाता है? ठीक है, स्मेल को, टेस्ट को, टाइम को, और इन सभी को। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 7 की बात। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? और जो सही आंसर होगा वो होगा टाइम। अगला देखिए, अब ग्रांट थ्योरी क्या मतलब है इसका, या इस थ्योरी में बेसिकली क्या किया जाता है ये बताना। क्वेश्चन नंबर है 8।
क्या होगा, एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, इट हाईली एब्स्ट्रैक्ट, प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट इन डिसिप्लिन एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सभी सही हो जाएंगे? एक श्रेष्ठ सिद्धांत या ग्रैंड थ्योरी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करती है या किससे संबंधित है? हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन्स इंटर रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, is highly abstract, provides comprehensive explanation of events in discipline or all of the above। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका 8th के लिए सी होगा शायद, हाँ जी सी है, प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स इन डिसिप्लिन, या अध्ययन विषय या जो भी डिसिप्लिन है में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण इसके द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की, आस्किंग क्वेश्चंस टू क्लियरली, asking questions to clarify information, paraphrase messages and identify confusing content etc basically indicate what? क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथित कथन और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट्स को, लिसनिंग फॉर एंटरटेनमेंट है, टेकिंग हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस है, और नन ऑफ द। क्या सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। जो सही आंसर वो होगा संदेश को समझना, मीनिंग टेकिंग हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड द मैसेज, किसी भी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना, तकनीकी की सहायता से किसी चीज को समझने। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ इसकी बात हो रही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि देयर आर वेरियस नॉलेज एरियाज इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव, which of the following comes under the subject area of cognitive knowledge area? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम्स वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? थॉट्स है, इमोशंस है, स्किल है, या ये सभी कुछ? तो क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए और आंसर करिए। क्या सही हो जाएगा? सही होगा आपका थॉट्स या विचार। आंसर को चेक करते रहिए और खुद को इवेलुएट करते रहिए, एग्जाम आने में अब ज्यादा समय। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फील्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन मैड इन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? या निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिरा हुआ है? संघर्षों से और भ्रांतियों से घिरा हुआ है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, लैक ऑफ रिगोरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोसिस प्रॉब्लम है, डायग्नोस प्रॉब्लम है, लैक ऑफ गुड टीचिंग मेथड और ऑल ऑफ द अबव। शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षण की अगर बात करें, जो शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करी जा रही है उसमें भ्रांतियां और संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, तो इनका बेसिक रीजन क्या है? तो बेसिक रीजन है आपका बी, समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव है। ठीक है, मतलब कोई भी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, तो ऐसा नहीं है, जो कि एक भ्रम का विषय बना हुआ है। इस वजह से मतलब शिक्षा जो है वो भ्रमित करने वाली है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस इज एसोसिएटेड विथ ओवरहेड प्रोजेक्टर? किसकी बात हो रही है? ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ ओवरहेड प्रोजेक्टर? ओवरहेड प्रोजेक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी चीज देते हैं? रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है ओवरहेड, transparencies can be made relatively quickly, offers teachers the option of writing on transparent sheets during classroom। क्या सही हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर मोस्टली हम सभी ने देखा हुआ है, तो ये जो नीचे लिखी हुई बातें हैं क्या इससे संबंधित हैं, ये बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव सही। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की अगर बात करें तो ये सारी बातें इसके रेफरेंस में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एप्रोप्रिएट इन केस ऑफ डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी क्लास?
ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि कक्षा में जनसांख्यिकीय विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा? There should be a uniform educational standard for assessment. Bright students should be provided with more realistic learning experience. Both of above या none of the above. क्या सही हो जाएगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? सांख्यिकी, जनसांख्यिकी विभिन्नता या एक डेमोग्राफिक जो डाइवर्सिटी क्लासरूम के अंदर हमें देखने को मिलती है, उसके रेफरेंस में कौन सी बात सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है नीचे लिखी हुई बातों में से? सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर असेसमेंट। सबके लिए एक जैसे मापन, एक जैसा पैमाना तैयार करना मूल्यांकन का या इवैल्यूएशन का। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। reinforcement is provided by any factor that increases the probability that a response will be repeated. Which of following can be reinforcing factor? क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या कह रहा है? सुदृढ़ीकरण किसी भी कारक द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो इस मतलब जो री करते हैं, बच्चे को शाबाशी देते हैं, किसी भी कारक द्वारा प्रदान किया जा सकता है जो इस संभावना को बढ़ाता है कि प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण के लिए कारक हो सकता है? स्तुति मतलब प्रेज करना हो सकता है, उसको टोकना हो सकता है, ठीक है, सिंपली सक्सीडिंग इन अ टास्क या केवल किसी कार्य में सफलता होना होता है। रीइंफोर्स करने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। तो अगर हमें ऐसा करना हो तो निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? 13 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए सारी ही बातें जो लिखी हुई हैं यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब अगर कोई भी बच्चा किसी चीज को बार बार दोहराता, मीनिंग अगर आंसर भी देना चाहता है बार बार, तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना जरूरी है। ठीक, तो सही बातें ये सारी ही हो जाए। तो ऑप्शन डी देखिएगा जिसका भी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड बाय एन एक्टिव स्पीकर? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय स्पीकर के द्वारा प्रयोग की जाती है? सक्रिय है मीनिंग एक्टिव स्पीकर है। पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स मीनिंग, एक्सप्रेसिंग कंसर्न, इंटरप्रेटिंग द स्पीकर्स मीनिंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियन थ्रू कन्वर्सेशन। बताइए क्या सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड बाय एन एक्टिव स्पीकर? क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 15 की। अब क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं हम 15 को लेकर, तो जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, पैराफ्रेजिंग द स्पीकर्स मीनिंग या फिर वक्ता के अर्थ को संक्षिप्त, वक्ता के जो अर्थ है उसकी संक्षिप्त व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक्यूरेसी की बात हो रही है, रिसर्च प्रोसेस की बात हो रही है। रिसर्च प्रोसेस में एक्यूरेसी किस पर आधारित है या कैसे हो सकती है? अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ द रिसर्चर, साइज ऑफ द सैंपल, रिसर्च प्रोड्यूस्ड, या ये सभी? तो क्या ये सभी हो जाएंगे? अनुसंधान जो प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस जो रिसर्च का होता है, कि परिशुद्धता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? शोधकर्ताओं की निष्पक्ष अभिवृत्ति पर, न्यायाधीश के आकार पर, उपयुक्त अनुसंधान विधि पर, या इन सभी में से? तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 16 की। देखिए 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये सारी बातें एक्चुअली होंगी अगर रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर होना चाहिए, साइज ऑफ सैंपल भी वो भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथड कौन सा यूज हो रहा है, तो सभी बातें सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। हाउ कैन द लेवल ऑफ एजुकेशन रेज्ड, या शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? बाय अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, बाय प्रोवाइडिंग फिजिकल फैसिलिटीज इन स्कूल, बाय इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन, बाय प्रोवाइडिंग कंप्यूटर्स इन स्कूल। तो क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 17। शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति के द्वारा, स्कूल में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करा करके, परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध करा करके। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो एक्चुअल में अगर एजुकेशन का लेवल को हमें उठाना है, और सब तो घर घर की बातें हैं, लेकिन
अगर जब तक एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा तब तक हम स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। तो ये ऑप्शन देखिएगा सही हो जाएगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। कौन सी निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसेज है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और बेंजीन। ग्रीन हाउस गैसेज पूछ कौन सी, ठीक है। सही आंसर आपका हो जाएगा ACD। ACND, ठीक है। देखिए डिस्कस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है? द ओनली एनर्जी नॉट इन एनी वे रिलेटेड टू सन इज, ठीक, एकमात्र ऊर्जा स्रोत जो किसी भी तरह से सूर्य से संबंधित नहीं, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जो सूर्य से संबंधित नहीं है। हाइड्रो है, टाइडल है, विंड है या जियोथर्मल है। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखिए है 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्टली या किसी भी रूप में ऊर्जा का कोई स्रोत है जो कि सूर्य से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका जियोथर्मल। आंसर देखते रहिए, अपने आप को इवेलुएट करते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एजर्शन और रीजन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एजर्शन देखिए लिखा हुआ है और उसका रीजन लिखा हुआ है। फिर से हमें वही देखना है कि क्या ये दोनों एजर्शन अपनी जगह पर सही है या इनमें से कोई एक गलत है। ये एजर्शन है, ये रीजन है। एजर्शन क्या कह रहा है? सॉइल पॉल्यूशन ड्यू टू डिटर्जेंट्स अफेक्ट द रूट ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड डिप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रीजन इसका दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट्स इन सॉइल मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक। क्या सही हो जाएगा? अभी कथन दिया हुआ है यहाँ पर कि डिटर्जेंट के कारण मृदा प्रदूषक पौधे की जड़ की वृद्धि को प्रभावित करता है और मिट्टी के सूक्ष्म में वृद्धि को रोक देता है। कारण इसका बताया गया है, मिट्टी में डिटर्जेंट की उपस्थिति मिट्टी को अधिक अम्लीय बनाती है। तो एक्चुअल में क्या है, देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू है और ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। तो मतलब जो एजर्शन है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन दिखा रहे हैं वो फॉल्स है। तो जैसे मैंने कहा था, एजर्शन रीजन जब भी आए तो देख लीजिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स पहले ही आ जाता है तो आंसर यहीं पर बंद खत्म हो जाता है। मीनिंग ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाए, लेकिन यहीं पर ये ट्रू हो जाता तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 21, द इमरजेंस ऑफ कंज्यूमर्स हु कैन कंट्रोल एंड इवन क्रिएट मीडिया ऑफ देयर ओन एंड ऑफ प्रोड्यूसर्स हु कैन इजीली ट्रैक कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज इज मेड पॉसिबल बाय। क्वेश्चन नंबर है 21, क्या कह रहा है 21 में कि ऐसे उपभोक्ताओं का उदय जो अपना स्वयं का मीडिया नियंत्रण कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनका निर्माण भी कर सकते हैं, तथा ऐसे उत्पादकों का उदय जो उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, यह सब किसके द्वारा संभव हो सकता है? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और टेलीफोन, किसके द्वारा संभव हो जाएगा? ट्वेंटी 21 है, तो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो संभव नहीं होगा, ठीक है। आंसर देखिए और अगला है 22 है, एजर्शन रीजन फिर से है, अ टीचर शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज। फिर से वही बात देखनी है, क्या सही है क्या गलत है। गलत है तो फिर आंसर आ जाएगा, सही है दोनों स्टेटमेंट या दोनों एजर्शन रीजन, तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षकों को जटिल मुद्दों पर चर्चा करने से बचना चाहिए, तो नहीं बचना चाहिए, गलत बात। कारण कक्षा में संचार को सरल मुद्दों से लेकर जटिल मुद्दों तक की खोज की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा क्या यहाँ पर, ये बात तो सही है यहाँ पर। तो देखिए क्या है कि क्या हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डी ऑप्शन आप देखिए सही, क्रॉस चेक करने, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? 23 है, क्लाइमेट चेंजेस इन्वॉल्व फैक्टर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वन इज इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? देखिए मतलब जलवायु परिवर्तन में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कारक जो है शामिल होते हैं। बाहरी कारकों में क्या शामिल होता है इसमें? क्या शामिल है? फीडबैक बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ओशन एंड लैंड सरफेस,
solar variability, Earth's orbit alteration, variability within the climate system and volcanic activity। तो मेरे ख्याल में जो सही होगा वो जो एलिमिनेट करना है आपको ए एन डी एलिमिनेट होगा। उसके अलावा जितने ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ जी, तो बी सी ई देखिए जहां पर है सही है, बी ऑप्शन जितनों का है वो सही है, मतलब बी सही होगा, सी सही होगा और ई सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू दी रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज इज। मेजर बैरियर की बात हो रही है यहाँ पर, या अवरोधक या बाधा है एक संचार में संदेश प्राप्ति में एक प्रमुख बाधा है। एटीट्यूड ऑफ लिसनर है, नॉलेज ऑफ लिसनर है, एजुकेशन ऑफ लिसनर या इनकम ऑफ लिसनर है। क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर किसको लेकर के, इन कम्युनिकेशन संचार जो होता है, अ मेजर बैरियर टू द रिसेप्शन ऑफ अ मैसेज इज द एटीट्यूड ऑफ लिसनर। किसी भी जो लिसनर है या श्रोता है उसका क्या रवैया है उसको सुनने को लेकर के। ठीक है, तो एटीट्यूड ऑफ लिसनर। क्वेश्चन नंबर 25 के दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ऑडियंस नॉइज इज पोटेंट विथ द मैसेज ऑफ कंट्रोवर्शियल, मतलब जब संदेश विवादास्पद होता है तो श्रोताओं का शोध क्या होता है, शक्तिशाली हो जाता है। कोई भी चीज विवादास्पद होती है तो डेफिनेटली शोर शराबा ये सब हमें देखने को मिलता है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कम्युनिकेशन टू कन्वर्ट एन ऑडियंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू, या फिर किसी भी संचार के लिए दर्शकों को एक दृष्टिकोण से दूसरे दृष्टिकोण में परिवर्तन करना असंभव है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? देखा जाए तो पहला वाला सही लग रहा है, दूसरा वाला गलत लग रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या सही क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। सी ऑप्शन देखेगा जिसका होगा सही। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए, या घुलित ऑक्सीजन होती है कहाँ के लिए, किसके लिए महत्वपूर्ण है। ड्रिंकिंग वाटर है, रेन वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है या रिवर, कहाँ के पानी के लिए बेसिकली ये इम्पोर्टेंट होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन की बात करें तो कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, ठीक, सही आंसर आपका हो जाएगा रिवर वाटर या डी ऑप्शन। ठीक है, 27 पर आते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन एंड सिंबल्स इज एज। संचार से संबंधित ये प्रश्न है, कम्युनिकेशन जो आपकी यूनिट है उससे संबंधित है। ट्रांसफॉर्मिंग आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेजेस इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन सिंबल्स इज एज किसके नाम से जाना जाता है। यह विचारों, सोच और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेत और प्रतीकों में बदलना क्या कहलाता है, चलना कहलाता है, कंट्रोल कम्युनिकेशन कहलाता है, इनकोडिंग कहलाता है या डीकोडिंग कहलाता है। ये आंसर होगा आपका, वो होगा इनकोडिंग। देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हम बात कर रहे हैं 27 की। किसी के भी आंसर एक्चुअल में मैं देख नहीं रही हूँ अभी क्योंकि टारगेट है 50 क्वेश्चन का। 28 देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई दी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेट बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अनुसार कम्युनिकेशन के स्टेप कौन से होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु के अनुसार निर्धारित संचार के तत्वों का सही क्रम में, सही क्रम आपका क्या हो जाएगा, आपका जो सही क्रम होगा इट विल बी एक्चुअली स्पीकर, स्पीच, ओकेजन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ए। देखिए कि डी ऑप्शन जिसका भी होगा सही डी है, बी ए डी सी, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, फॉर ड्रिंकिंग एंड irrigation purposes the availability of suitable water out of Earth's total water supplies is about less than, कितना परसेंट है। पेय और सिंचाई के प्रयोजन हेतु, पीने और सिंचाई के लिए पृथ्वी की कुल जलापूर्ति में से उपयुक्त जल की उपलब्धता कितनी है, मतलब ऐसा कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर जो सिंचाई के और पीने के काम के लिए उपयोगी है, तो ये केवल है 1%। ठीक है, 1%। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर रैपिडली डिसअपियरिंग बट साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स रिमेन ओनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर ये
क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। और आखिरी क्वेश्चन है ये क्या है, तीसरा 30 क्वेश्चन, संचार में भौतिक बाधाएं तेजी से गायब हो रही हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ऑब्स्टिकल्स देखने को अभी भी मिलते हैं। तो बेसिकली ये कौन कौन से हो सकते हैं, बाय फॉर्मल लैंग्वेज है, बाय विजुअल प्रेजेंटेशन, बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बाय इमोशनल अपील है, बाय कल्चरल एटीट्यूड। ये आंसर आपका हो जाएगा। पर ये आंसर आप चेक करिएगा, ADNE पहला ऑप्शन है ये सही। ए है आपका बाय फॉर्मल लैंग्वेज, बी है बाय इमोशनल अपील एंड ई है आपका बाय कल्चरल एटीट्यूड। तो इतने क्वेश्चंस हमने जो है आज देखे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब आप देख लीजिए आपने कितने सही आंसर्स दिए हैं इन 50 क्वेश्चंस में से, जो भी बच्चे स्टार्टिंग से थे। पहली बात ये, दूसरी बात ये, एग्जामिनेशन करीब है, अपने प्रैक्टिस करते रहिए। उसके अलावा मंडे को फिर से मुलाकात होती है कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के साथ या फिर किसी एक इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।